दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, मार्केट सेंटीमेंट बहुत ही खराब अभी भी बना हुआ है। कभी FIIs खरीदते हैं तो कभी बेचते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें तो लगातार वो बेच ही रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर है उसको पढ़ के ही आगे बढ़े, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, पिछले कई वीडियोस हमने आशियाना इस्पात पे बनाई थी और फंडामेंटल के हिसाब से आशियाना इस्पात एक अच्छी कंपनी लग रही थी, लेकिन पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था, अर्थात सितंबर क्वार्टर का, उसमें कंपनी का सेल्स काफी गिरा था और उसने उसमें बोला था कि सेल्स रिड्यूस होने का कारण प्लांट का रीलोकेशन है। क्यों? क्योंकि वो रेंटेड लैंड से अपने लैंड में शिफ्ट कर रहा है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। उसके लिए उसने बोला था पिछले क्वार्टर के रिजल्ट में कि दिसंबर के लास्ट तक यह शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट, जो आज से 2-4 दिन पहले आया है, उसमें उसने बिल्कुल सेल्स को जीरो रखा है, सेल्स बिल्कुल नहीं हुआ है। और अब उसका स्टेटमेंट है कि जो शिफ्टिंग है वह मार्च के लास्ट तक कंप्लीट होगा, जबकि आप लोगों को पता है मार्च खत्म हो चुका है, अप्रैल का 2 दिन बीत भी चुका है, लेकिन कंपनी का अभी तक कोई अपडेट स्टॉक एक्सचेंजेस को नहीं आया है कि प्लांट ऑपरेशनल हो गया है। अर्थात प्रमोटर ने जो बात कही थी वह अपने बात पे खरा नहीं उतरी है। ध्यान होगा आपको, प्रमोटर ने कुछ 40 करोड़ रुपए के आसपास का प्रेफरेंशियल इशू जारी करने का नोटिफिकेशन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दिया था। साथ में उसने लगभग 50 रुपए के रेट पे वह इक्विटी जारी करने की बात हुई थी। बिना कारण बताए कुछ दिन के बाद प्रमोटर ने उसको कैंसिल कर दिया। उस पर भी कोई ठीक क्लैरिफिकेशन प्रमोटर नहीं दे पाया है। अब आप सोचिए, जब भी कोई प्रेफरेंशियल इशू इंस्टीट्यूशंस को या इन्वेस्टर को जारी होता है और खासकर हायर प्राइस पे जारी होता है, तो इन्वेस्टर में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है और पॉजिटिव सेंटीमेंट के हिसाब से वह उसको बाइंग करता है। मैंने भी किया और मेरे से जुड़े हुए लोग भी कर सकते हैं, जबकि मैंने वीडियो भी बनाई थी उसकी। तो किसी पे लगभग 48 करोड़ के आसपास का डेट है, इंटरेस्ट वगैरह लेके 100 करोड़ के आसपास का इसका डेट बनता है और 40 करोड़ के आसपास उसके पास कैश आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उस कैश से उसके फिनेंशियल्स काफी इंप्रूव हो जाएंगे। साथ ही साथ उसका इक्विटी में जो बड़े होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, शेयर होल्डर बढ़ते हैं, तो भी कंपनी के लिए काफी अच्छा होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वह उसे कैंसिल कर दिया। अब सोचने वाली बात है कि जिन लोगों ने हायर प्राइस पे शेयर को खरीदा इस न्यूज के आधार पे, उसको काफी नुकसान हुआ। इसके लिए प्रमोटर को जिम्मेदार ठहराना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसका नुकसान हमें भी हुआ है और आप लोगों को भी हुआ होगा। अब इस क्वार्टर के रिजल्ट में, जिसमें उसने रेवेन्यू जीरो किया है, इसमें यह भी एक चीजें निकल के आई है कि क्रेडिटर्स जो हैं उसने इसके कर्ज को NPA घोषित कर दिया है और कंपनी बैंकर से बात कर रही है कि कैपिटल रीस्ट्रक्चर हो जाए या कुछ समय मिल जाए। दोस्तों, यह पूरा बैंक के कंसोर्शियम पे डिपेंड करता है कि वह इसको टाइम देता है कि नहीं, रीस्ट्रक्चर करता है कि नहीं। अगर हेल्दी कंडीशन में देखा जाए, हेल्दी व्यू से देखा जाए, तो बैंक को रीस्ट्रक्चर कर देना चाहिए, क्योंकि पूरा पैसा डूबने से बेहतर है कि कंपनी को थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए, कंपनी को सरवाइव करने का मौका जाए। लेकिन यह बैंक पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि कुछ दिन में अगर ये कन्वर्सेशन, डिस्कशन जो प्रमोटर के साथ या मैनेजमेंट के साथ बैंकर्स का, क्रेडिटर्स का हो रहा है, अगर वह सफल नहीं होता है, तो जो क्रेडिटर्स हैं, बैंकर्स हैं, वो NCLT में चले जाएंगे और बैंकरप्सी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब चूंकि प्रमोटर का कई चीजें लूपहोल्स दिख रही है, तो इसमें अब इस प्रमोटर पे भरोसा करना उचित नहीं है और भरोसा करके नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने अपना लॉस बुक कर लिया है और आप लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, एडवाइजर से पूछ के काम कर सकते हैं। और इसमें अब भरोसा करने लायक बात नहीं है जब तक कि बैंक और इसका मैनेजमेंट का, कंपनी का मैनेजमेंट का डिस्कशन पूरा फाइनल नहीं हो जाता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट आती है
जैसे रिस्ट्रक्चरिंग प्लान अगर इजिली बैंक अप्रूव कर देता है, वो शेयर होल्डर के फेवर में करता है, तो इसमें बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। खास ही खास साथ ही साथ अगर कंपनी का प्लांट जल्दी ऑपरेशनल हो जाता है और पुनः इसकी जो सेल्स है वो अपना नॉर्मल पोजीशन प्राप्त कर लेता है, तो भी इसके शेयर प्राइस के लिए बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है। साथ ही साथ कामधेनु लिमिटेड के साथ जो इसका अभी ब्रांड ट्रेड विवाद चल रहा है, उसमें 2021 में आसियाना इस्पात ने कामधेनु के साथ एक करार किया था, जिसमें उसके ब्रांड नेम को यूज करने के लिए 80 साल के लिए इसने एग्रीमेंट किया था, जो अभी उसने मना कर दिया है और ब्रांड नेम यूज करने से मना कर दिया है। तो इसका भी कंपनी लीगल एक्शन ले रही है, लेकिन ये कब तक क्लियर होगा ये कोई नहीं जानता है। दोस्तों, कई चीजें इस कंपनी में ऐसी हुई हैं जो इन्वेस्टर के लिए सही नहीं है, अच्छी नहीं है। जहां पे कंपनी का डेट लगभग 100 करोड़ के आसपास है, जिसमें मूल डेट 48 करोड़ के आसपास है, उसमें पिछले 6 महीने में कंपनी को लगभग 7 करोड़ का लॉस हुआ है, काफी बड़ा लॉस है। अब कंपनी इससे उभर पाएगी कि नहीं, यह देखने वाली बात है। इसके लिए आप लोग नजर रखें और काफी सोच विचार करके ही इसमें निवेश करें या निवेश से निकलें, दोनों चीजें हैं। दोस्तों, जो लोग को मेरी जानकारी अच्छी लगती है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, वो कृपया लाइक जरूर करें। जो नए व्यूअर हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ अगर संभव हो तो सोशल मीडिया पे इसको शेयर करके हमें सहयोग करें। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए शेयर खान ब्रोकर के लिंक से अपना अकाउंट खोल सकते हैं और उसके साथ ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे और समय समय पे मैं आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाऊंगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं अपना बात समाप्त करता हूं, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।